हारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आवाज देश की में आमतौर पर हम देश से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं, उसको केंद्र में रखते हैं और देश से जुड़ी हुई आवाज़ों को उसमें समाहित करते हैं। आज थोड़ा सा अलग एक फॉर्मेट है हमारा। भारत की साख लगातार विश्व भर में बढ़ रही है। भारत की साख को केंद्र में रखते हुए हम एनआरआईज बच्चे यानी कि यूएसए में रहने वाले भारतीयों के स्टूडेंट्स बच्चों से बात करेंगे भारत की साख को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों से स्वागत कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार परिचय हो जाए जो यूएस से दल जो है यहाँ पर आया है। बिल्कुल। और इस का उद्देश्य क्या है। भारत भ्रमण पर आए हैं, भारत के प्रवास पर हैं, तो कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और इस पूरे प्रवास का उद्देश्य क्या है, वो थोड़ा सा संक्षिप्त। जी यूएस के अंदर जो बच्चे यूएस में जन्म जिन्होंने लिया, वो पीढ़ी जो भारत से जन्म लेके यूएस गई थी उसको तो हिंदी आती थी, पर जिन बच्चों का जन्म यूएस में हुआ उनको हिंदी नहीं आती थी, तो वो भारत से कट रहे थे। वो बच्चे, वो पीढ़ी कट रही थी। उन बच्चों को भारत से जोड़ने के लिए श्री देवेंद्र सिंह जी जो मेरे बाएं हाथ की तरफ बैठे हैं और उनकी अर्धांगिनी रचिता सिंह जी, इस दंपत्ति ने अपने घर पे हिंदी सिखाना शुरू किया जी 2001 में जी। और आज वो हिंदी यूएसए के नाम से एक बड़ा वट वृक्ष हो गया है, जिसमें 4000 बच्चे 40 विद्यालयों में 40 विद्यालय चलते हैं हिंदी के, जो कि वीकेंड में ये स्कूल चलते हैं। उसमें 4000 बच्चे हिंदी सीख रहे हैं जी। और उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे हर वर्ष भारत यात्रा पे भारत में आते हैं और उसी कड़ी में आज 13 विद्यार्थी हैं और 2 अध्यापक हैं जो कि इस भारत यात्रा में भारत भ्रमण पर आए हैं। जी जी। देवेंद्र जी से हम जान लेते हैं जी। आपके मन में पहली बार कैसे आया कि हिंदी पढ़ाई जाए यूएस में रहने वाले भारतीयों के बच्चों को, एक बात। दूसरा, भारत इनको प्रवास करवाया जाए, इनको घुमाया जाए, अलग अलग जगह ले जाया जाए, उसके पीछे क्या उद्देश्य? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जब हम लोग अमेरिका गए थे तो कभी भी ऐसा मन में नहीं आया था कि कभी हिंदी का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि भारत में यहाँ पे हम लोग पैदा हुए, यहीं पे पले बढ़े। और जब मैं 19 वर्ष का था तब अमेरिका गया था, तो ऐसा कोई भी विचार नहीं था मन में कि ऐसा हम लोग काम करेंगे। लेकिन जब वहाँ पे बच्चे पैदा हुए, जब बड़े होने लगे, तब हम लोगों ने देखा कि यहाँ का वातावरण जो अमेरिका का है, वो अगर हम लोगों ने अपनी भाषा को नहीं बचाया, बच्चों को नहीं दी, तो संस्कृति नहीं बच पाएगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि भाषा जो है संस्कृति का बहुत ही अभिन्न अंग होता है। तो फिर हम लोगों ने एज ए जिसको कहेंगे एक्सपेरिमेंट, मंदिरों से चालू किया हम लोगों ने पढ़ाना। फिर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला हमको, तो बच्चों को तो हम लोगों ने घर में तैयार कर दिया जी। हिंदी में ही हम लोग बात करते थे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम लोग ने सचिन तेंदुलकर बना दिया घर में, अच्छा खिलाड़ी बना दिया। फिर हमको लगा कि ये खेलेंगे किससे बच्चे, क्योंकि वातावरण नहीं है। तो आपने अच्छा प्लेयर है लेकिन वो खेलने के लिए भी टीम चाहिए। तो फिर हम लोगों ने एक पाठशाला खोली, तो हम लोगों को अच्छे रिज़ल्ट मिले और हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। पढ़ने में अमेरिकन स्कूल में जाते थे, बहुत अच्छे थे। तो हम लोगों ने हिंदी को सेल करना, हिंदी को बेचना चालू किया अपने बच्चों को दिखा के कि अगर आप भी अपने बच्चों को हिंदी सिखाएंगे तो आपके बच्चे भी ऐसे बनेंगे। तो हमारे बच्चे रोल मॉडल हैं। हमारे बच्चे हिंदी लिखने, पढ़ने, बोलने में तीनों चीज़ों में पारंगत हैं और कोई स्लैंग वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चे विदेश में पैदा हुए हैं, अमेरिका में।
तो वो एक प्रारंभिक हम लोगों की वो थी चीज़, वो धीरे धीरे बढ़ता गया था। फिर तो ईश्वर की कृपा रही, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि 4000 बच्चों को हम लोग हिंदी पढ़ाएंगे और ये बढ़ती जाएगी संस्था। तो अभी 27 पाठशालाएं हम लोग की चल रही हैं। इसके अलावा और भी पाठशालाएं चलती हैं जिसकी हम लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ बैठी हैं, इन्होंने 27 पुस्तकें लिखी हैं हिंदी की, जो कि हम लोग अपने हिंदी यूएसए के पाठ्यक्रम में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो ये गाड़ी चलती गई। पाठ्यक्रम भारत में हिंदी पढ़ाने का पाठ्यक्रम थोड़ा सा अलग है यूएसए का पाठ्यक्रम तय करते वक्त, और उसमें आपकी पुस्तकों को भी समाहित किया गया। तो उसमें क्या सोचकर, क्या विचार करके कौन सी पुस्तकों को उसमें समाहित किया गया? जब हमने हिंदी पढ़ाना प्रारंभ किया तो कोशिश की कि यहाँ की पुस्तकों से हम बच्चों को हिंदी पढ़ाएं। पर हमारी समस्या ये थी कि जब बच्चे हमारे पास आते थे तो उनको हिंदी बोलना ही नहीं आता था। यहाँ पे उल्टा होता है, बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको पहले से ही हिंदी बोलना आता है, बाद में वो लिखना और पढ़ना सीखता है। तो मुझे समझ में आ गया बहुत जल्दी कि इन पुस्तकों से हम हिंदी नहीं सिखा सकते। और मैं खुद विज्ञान की छात्रा रही हूँ, मैंने हिंदी केवल हाई स्कूल तक पढ़ी है। तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं हिंदी की पुस्तकें लिख पाऊँगी या लिखूँगी कभी, और वो इतनी ज़्यादा पसंद आएँगी लोगों को। ये मेरा दूसरा आश्चर्यजनक रहा। तो मैंने एक प्रयास किया, एक-एक एक लेवल मतलब हमने जो स्तर बनाए अलग-अलग, उसमें 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चे पढ़ते हैं और इस प्रकार हमारे 9 स्तर हैं। तो 5 साल के बच्चों से लेकर और उच्च स्तर 2 तक हमारी कक्षाएं हैं। तो उन सभी के लिए मैंने 4-4 पुस्तकें बनाई, जिसमें लिखना, पढ़ना, बोलना। इसके अलावा हमने साथ में प्रोजेक्ट्स कराना और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, वो सब जोड़कर बच्चों को न केवल भारतीय संस्कृति सिखाई बल्कि उनको भारत से जोड़ा, जो कि अमेरिका में रह के बहुत ही कठिन काम है कि बच्चे भारत से जुड़ पाएँ वहाँ बैठ के। तो एक सामूहिक कार्य करने के कारण बच्चे भी उत्साहित रहते थे और प्रतियोगिता के रूप में जब हम इसको करवाते थे तो बच्चे जीतने के लिए वो काम करते थे। और ये सभी बच्चे जो आज यहाँ बैठे हैं, ये सभी कविता प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं और आप उनकी कविताएं भी सुने। ये अवसर हम जितना भी खोना नहीं समय हो चाहेंगे तो उनकी जरूर। कविता सुनने जी, का। जी। गजेंद्र जी यहाँ पर बैठे हैं। जी। गजेंद्र जी, ये तो बात हो गई कि किस तरीके से इस विशेष दंपत्ति ने वहाँ पर भारतीय बच्चों को हिंदी पढ़ाना सिखाना शुरू किया और अलग अलग प्रतियोगिता भी आयोजित की, और अब जो है अलग अलग जो है भारत में अलग अलग शहरों में ले जाकर प्रवास करवा रहे हैं, लोगों से मिलवा रहे हैं। उसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? सर्वप्रथम तो संसद टीवी और आपको सब बधाई कि आपने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है, एक साक्षात्कार कहा जाए या एक मिलने जुलने का। और कहा जाता है कि साधना को शक्ति मिल ही जाती है, भावना को भक्ति मिल ही जाती है, और झूठ का अंधियार कितना भी घना हो, सत्य को अभिव्यक्ति मिल ही जाती है। तो जो भाषा और संस्कृति का जो प्रवाह जो भारत से अमेरिका में दिखाई दे रहा है वो सामान्य नहीं है। उसके पीछे साधना है, समर्पण है, निष्ठा है और एक संकल्प है। उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं आदरणीय देवेंद्र सिंह जी। 2005 में पहली बार उनसे मिलना हुआ, हिंदी महोत्सव होता है, उसमें कवि के रूप में आमंत्रित किया था आदरणीय रचिता भावी जी, और वहाँ के वॉलंटियर्स जो कि बहुत ही समर्पित भाव से काम करने वाले वॉलंटियर्स हैं, उन सब से एक इंटरेक्शन रहा। और जब वहाँ पर जाके देखा कार्य तो निश्चित रूप से मन में उल्लास, उमंग, क्योंकि भाषा के हम सिपाही हैं, हिंदी के बेटे हैं। बाकी भाषाएं हमारी मौसी की तरह हैं, लेकिन हम हिंदी के बेटे हैं। जब वहाँ पर ये वातावरण देखा कि इस तरीके से विदेश में और विशेष रूप से यूएसए जैसे देश में हिंदी को जो है इतना विस्तार देने का प्रयास इन लोगों के द्वारा हो रहा है, तो मन में कोई कविता? नहीं, कविताएं तो बहुत सारी, मतलब उसके बाद में तो प्रवासियों के ऊपर मैंने पूरी प्रिय प्रवासी सीडी बनाई पूरी। तो जब आप बोलते हैं ना, भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है, भले हो हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं भारत से, लेकिन भारत की भाषा और संस्कृति उनके मन में, उनके दिलों में, धड़कनों में है।
तो मैंने कहा कि भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है, कभी यादे वतन में कोई जज्बा खास रहता है, और समंदर पार भी माँ की दुआएं साथ रहती हैं, प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है, प्रवासी हर हृदय में हिंद। और वो एहसास जो है वो कर्म में उनके भाषा के हिंदी के प्रति रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी, सनातन प्रेम संस्कारों का एक वरदान है हिंदी, और वही जो यूएस के आंगन में ये हिंदी की पुरवाई, लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है हिंदी, लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है। और ये अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। 23 वर्ष हो चुके हैं, 23-24 वर्ष, और उसमें हजारों हजार बच्चे मुझे लगता है कि हिंदी यूएसए ने तैयार किए हैं। वो सिपाही हैं हिंदी के भाषा के और संस्कृति के राजदूत की तरह हम उनको मान सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जो सीखेंगे जीवन में, अपने जीवन में भी वो उसका प्रयोग करेंगे और उसका खुशबू सुगंध जो है चारों तरफ फैलाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और बहुत सारे राजदूतों को तैयार किया है आपने हिंदी के माध्यम से, उन राजदूतों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हिंदी की बात हो गई है कि किस तरीके से आपको हिंदी सिखाना शुरू किया और आप पारंगत हैं हिंदी में। हम जो हिंदी का प्रयोग करते हैं उससे बेहतर हिंदी का प्रयोग आप लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर प्रारंभ में बात की थी भारत की साख की। जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर कहीं सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, तो क्या पिछले कुछ समय से भारतीयों को देखने का नज़रिया अमेरिका के लोगों का बदला है तो क्यों कर बदला है, क्या वजह है? जी, ये सच है कि लोगों की सोच बदल रही है, और मुझे लगता है कि अब लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं भारत की और भारतीयों की। हमारे बहुत सारे सीईओ भारतीय हैं, बहुत से जो लोग उच्च स्थान पर है वो भी भारतीय हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो वो भी ऐसे बातें करते हैं हमारे लोगों की। इसके कारण इसका एक कारण ये है कि हम अपनी जड़ें को अमेरिका में ला रहे हैं और उनको जीवित रख रहे हैं। तो इन्हीं जड़ों से हमें ऐसी कुछ सीखें मिलती हैं जो हमें ऐसे उच्च स्थान तक लेकर जाती है, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी जो हम सीख रहे हैं वो हम प्रयोग कर सकते हैं, तो हम उच्च स्थान तक क्या पहुंच बात सकते है, हैं। वाह। जब हम बात करते हैं, आप लोग तो भारतीय हैं और आपको अपने माता पिता के माध्यम से भारत के विषय में बहुत सारी बातें पता भी लगती होंगी, लेकिन जो भारतीय नहीं हैं वो मूल रूप से अमेरिका के ही निवासी हैं। तो भारत के बारे में जब आप लोगों से चर्चा होती है तो वो किस विषय को सबसे ज़्यादा प्रमुखता देते हैं, या उनके लिए हाई पॉइंट क्या होता है भारत के संदर्भ में? ये जब कोई दोस्त जो भारतीय नहीं है वो मुझसे पूछते हैं कि आप भारत इतने बड़ा कैसे है, स्पेस में भी इतना धाक चमारी है, और यहाँ पर भी जो भी देश हम जाते हैं उस पर हम सही जो बहुत बड़े स्थान पर आते हैं, तो कैसे होता है। तो मैं कहता हूँ कि हमारा धर्म है कि यदि हमारा काम सच है तो परिणाम क्यों भी हो आगे में सफलता ही मिलेगा। तो इसलिए हम इतने भारत की जो कहानी है वो बहुत बड़ी है, और अब जो भारतीय जन्मे नहीं है वो भी भारत के बारे में पूछ रहा है और जान रहा है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं उसके सीईओ जो हैं वो भारतीय हैं, तो इसमें गौरव की अनुभूति होती है और लगता है कि हम भारतीय जो हैं काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर आप भी क्या कुछ बनना चाहते हैं अमेरिका में ही रहकर, या फिर अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद भारत आकर कुछ करना चाहते हैं? कब मैं देखता हूँ और पढ़ता हूँ कि हमारे भारतीय के लोग इतना हाई रोल्स पर होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा महसूस लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी लोग हमारे की तरह हैं और मैं भी उन लोगों की तरह हूँ, और उन लोगों की वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन लोग ने भारत से आए हैं और इतना बड़ा बड़ा रोल अमेरिका में आकर के बने, बिजनेसेस को रन करते हैं, और मैं उनको इंस्पिरेशनली से देखता हूँ और देखता हूँ वो कितना उन लोग ने कितना कर लिया, और मैं उससे क्या क्या लर्न कर सकता हूँ, उससे और कितना जा सकता हूँ। तो आपने अभी कुछ गोल तय किया है कि मुझे कहाँ पहुँचना है या क्या कुछ बनना है इस संदर्भ में? हाँ जी,
तो मुझे एक बिज़नेस शुरू करना है, कपड़े बेचने का। क्या मुझे मतलब स्टार्टअप हाँ जी, स्टार्ट करना है। स्टार्टअप को लेकर भारत में कह सकते हैं एक नई क्रांति आ गई है। पिछले 8-9 बरस से बहुत ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। और यहाँ पर आपने स्पेस की बात कही थी, तो स्पेस को लेकर हम एक प्रोग्राम कर रहे थे कल। जो है मंत्री जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे उस कार्यक्रम में। तो उन्होंने बताया कि 9 साल पहले सिंगल डिजिट में हमारे यहाँ पर स्टार्टअप्स थे जो स्पेस से रिलेटेड थे, और अब उनकी संख्या 190 हो गई। 190 जो है सिर्फ स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप भारत में शुरू हुए हैं। तो क्या स्पेस से जुड़ा हुआ कुछ स्टार्टअप भी शुरू करना चाहता है, या स्पेस का जो हमारी जो ऊंचाई है, लगातार हम जा रहे हैं, चंद्रयान पर गए हैं, अब सूर्ययान हमारा सफलतापूर्वक जो है काम कर रहा है, और अब गगनयान पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो भारत के स्पेस से भी कोई जुड़ना चाहता है क्या, या स्पेस रिलेटेड कुछ अपना करियर बनाना चाहता है कोई स्पेस? हाँ, मुझे स्पेस में बहुत रुचि है, और कम उम्र में मुझे जो मंगलयान की एक मूवी बनाई थी और उस पर आधारित है, और मैंने उसको देखी तो मुझे बहुत उस मूवी से प्रभावित हुआ। और मैं चाहता हूँ कि भारत स्पेस पर नंबर 1 होए, और सब ये जाने और समझिए कि भारत नंबर 1 है। और क्योंकि हम जैसे सोचते हैं कि नासा सबसे बड़ा है, पर जो इसरो कर रहा है, जो टेक्नोलॉजीज वो बना रहे हैं और जो मिशन वो कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी है और नासा के पार तक है। और मुझे इसरो से जो काम है वो बढ़ाना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, हम ये अंतरिक्ष से जुड़ी बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग सैटेलाइट छोड़ा करते हैं, वो जो नासा सैटेलाइट छोड़ते हैं उससे जो है बहुत कम खर्च पर हम लोग अपने सैटेलाइट छोड़ते हैं। और चंद्रयान और मंगलयान की यहाँ पर बात की है, तो हॉलीवुड में जो फिल्में बना करती हैं उससे भी कम लागत पर हमने अपने जो हैं ये सैटेलाइट जो हैं चंद्रयान और मंगल पर भेजे हैं। तो ये अपने आप में अंतर बताता है। उसकी वजह क्या है? क्या हम लोगों को अभी तक अवसर नहीं मिला था वैश्विक स्तर पर, और अवसर जब मिला तो हमने, चाहे वो चिकित्सा जगत हो, चाहे सैटेलाइट्स की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। यहाँ पर शिक्षा की बात चल रही है तो हम लोग हिंदी का जिक्र बार बार कर रहे हैं, लेकिन यूके और यूएसए में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो भारतीय हैं और वो वहाँ के लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ये भी एक विशेष बात है कि हम लोग हिंदी भाषी होकर उन लोगों को जिनकी भाषा अंग्रेजी है उनको हम उनकी भाषा पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा में हमारा स्तर बहुत ऊंचा है, और संभवतः इसीलिए अलग अलग देशों में हमारी साख लगातार बढ़ रही है। क्या कहना है आपका? मेरे पिछले साल मेरे अंग्रेज़ी के शिक्षक एक भारतीय आदमी थे, और मुझे लगता है कि हम भारतीय कुछ भी कर सकते हैं अगर हम अपने मन लगाते हैं, और अगर हम कुछ चाहते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने चंद्रयान किया था, और चलिए ये तो बात होगी स्पेस की, लेकिन हाँ। आपको जो भारत की आज अलग अलग क्षेत्र में, खाली स्पेस की बात नहीं है, अगर इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी डाउन चल रही है। एक भारत एक ऐसा देश है जिसकी 7% से भी तेज़ गति से जो है जीडीपी आगे बढ़ रही है। तो क्या आर्थिक क्षेत्र भारत का वो आपको जो है कहीं ना कहीं फैसिनेट करता है, आपको आकर्षित करता है, या फिर यहाँ का बॉलीवुड, यहाँ का गीत संगीत वो आकर्षित करता है? मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि भारत में शून्य का डिस्कवरी हुआ, और रूलर भी भारत में ही इन्वेंट हुआ था। और जब भी ये हम पाठशाला में बात करते हैं तो मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। लेकिन आपके साथी जो हैं, जो भारतीय नहीं हैं, वो किस बारे में बात करते हैं आप लोगों से जब भारत की बात आती है? उनको भारतीय खाना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ। खाने को लेकर बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं भारत के ही अंदर नहीं, भारतीय व्यंजन को लेकर विदेश में भी भारतीयों ने
बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए हैं। आपके भी मन में आती है कि ये भारत के व्यंजन इतने लजीज होते हैं, इतना जो है उनकी डिमांड भी है, तो उसको लेकर चलिए कुछ शुरू किया जाए। हाँ, मतलब यूके में मुझे पता है कि चिकन टिक्का मसाला का बहुत चलता है वहाँ पर और सबको पसंद है और सब लोग खाते हैं वहाँ पर। लेकिन अमेरिका में भी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर बहुत भारतीय व्यंजन के रेस्टोरेंट्स हैं और सब लोग को भारतीय खाना बहुत अच्छा लगता है। अगर बात करें भारत को लेकर, भारत के संदर्भ में, जब यहाँ से खबरें पहुँचती हैं, और अभी तो प्रधानमंत्री थोड़ी दिन पहले वहाँ के शासन के बाकायदा मेहमान बनकर गए थे। वहाँ के शासन के मेहमान तो बने ही थे, बाकायदा भारतीयों को भी वहाँ पर आमंत्रित किया गया था, डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। और हम आमतौर पर देखते हैं जब भी प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ पर भारतीय लोगों से मिलना नहीं भूलते हैं। तो प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी लोग जानना चाहते हैं, मोदी जी के संदर्भ में लोग जानना चाहते हैं, या आप लोगों को पता है उनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँची, और भारत जो आज जिस प्रगति के पथ पर है उसमें उनका कितना योगदान है? हाँ जी, तो ऐसा ही जैसे प्रधानमंत्री अभी गए थे और इतने सारे देशों से मिलते हैं, पता चलता है कि कहाँ से भी शुरू करो, अगर मन में इच्छा है तो वो कर सकते हो। और ये भारतीय लोग बहुत दिखाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है दूसरों देशों को दिखाने के लिए कि हम जो भी जिसमें भी हम अपना मन लगाए हम कर सकते हैं। जी जी, आप भी यूएस में रहते हैं? जी मेरा नाम मानक काबरा है जी। और मैं यूएस में हिंदी यूएसए की एक पाठशाला का संचालक हूँ, जो कि हिंदी यूएसए की सबसे बड़ी पाठशाला आज है। जी। एडिसन शहर है न्यू जर्सी स्टेट में, जहाँ पे मैं रहता हूँ। एडिसन स्टेट एक तरह से मिनी बॉम्बे जैसा है ना। जी। रात को आप बाहर निकल जाओ, खाने पीने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी आपको, वेराइटीज़ आपको चाहिए अगर तो आप एडिसन आइए। एडिसन में आपको एक से एक वैरायटी मिलेगी, क्योंकि वो बॉम्बे कभी सोता नहीं है जैसे है वो एक्चुअली। मेरे लिए तो खाने के लिए बड़ी दिक्कत है, मैं तो अनियन गार्लिक भी नहीं खाता, तो मेरे लिए तो आपको स्पेशल रूप से व्यवस्था करनी बता दें, पड़ेगी। शुद्ध शाकाहारी। हाँ, लेकिन मैंने शाकाहारी बच्चों भी से है यहाँ actually। पर भारत के संदर्भ में जानना चाहा कि भारत जो है अलग अलग, केवल स्पेस की बात नहीं है, इकोनॉमी की बात है, खेलों की बात है। हमारे खिलाड़ी जो है, अभी जो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, और पहले केवल क्रिकेट को जो है यहाँ पर लोकप्रियता मिलती थी, लेकिन अब अलग अलग खेलों में भी हम लोग कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो किस संदर्भ में भारत की वहाँ पर चर्चा होती है, जो भारत की साख, बढ़ती साख की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो किन विषयों को लेकर भारत की साख वहाँ पर स्थापित हुई है या फिर बढ़ी है? भारत की जो साख है आज की डेट में, भारत से बाहर, राइट, हर क्षेत्र में आप कोई भी क्षेत्र ले लो, खाली खेल ही नहीं। जैसे पहले हम बच्चों ने कुछ एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया तो उसमें कहा है ना, अच्छा। कि खेल, पहले कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे, है ना, खराब, राइट। अभी आजकल जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत ने जिस तरह से खेलों को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से राष्ट्रमंडल खेल या ओलंपिक्स जिनमें अपने मेडल्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट, तो उसमें खेलों में तो डेफिनेटली अपनी साख बहुत बड़ी है। लेकिन इकोनॉमिक में, राइट, इकोनॉमी जैसे है, जैसे आपने भी कहा कि इकोनॉमी जो भारत की आज जो स्ट्रॉन्ग हो रही है, सारे के सारे देश भारत की तरफ देख रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो मोटे तौर पर बात हो गई, ये तो समाचार। लेकिन आप लोगों से जब वहाँ पर विदेशी लोग बाकायदा बात करते हैं, तो क्या इसको जो है चर्चा का बिंदु बनाया जाता है कि यार भारत जो है आर्थिक तौर पर बहुत कमाल कर रहा है? एकदम से लाइक मैं जिनके अंडर में काम करता हूँ, राइट, वो अमेरिकन ही है जिनके अंडर में काम करता हूँ। हमारी जब भी चर्चा होती है तब हमारी भारत के बारे में चर्चा होती है। क्यों चर्चा होती है आजकल भारत के बारे में? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, राइट, उन्होंने काफ़ी उसका प्रचार प्रसार या जिस तरह से करना चाहिए, राइट, उन्होंने किया है उसको। उसके अलावा भारत में लोग आना चाहते हैं, वो कहते हैं अरे हम भी जरा घूम के देख के आए भारत में क्या 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 हुआ है। पहले जो भारत को सपेरों का देश जो कहा जाता था, राइट, उससे तो बढ़कर आज डेफिनेटली स्पेस वगैरह में है या इंडस्ट्रीज़ है, स्टार्टअप्स जो है ना, जो क्रांति आई है उन सब में। और यहाँ के यंगस्टर्स, मैंने स्पेसिफिकली नोटिस किया है कि मैं तो 18 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ अभी, लेकिन मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, मेरे माता पिता और भाई वगैरह सब यहीं पे रहते हैं,
तो मैं देखता हूँ यहाँ पे जिस हिसाब से यंगस्टर्स मल्टी मल्टी टैलेंटेड है टैलेंटेड, राइट, जी। मल्टीपल काम एक साथ में कर सकते, मल्टीटास्किंग। जी, तो ये एक विषय हो गया है कि हम लोग जो है स्पेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए भारत की साख बढ़ी है। हम लोग खेलों की दुनिया में भी बेहतर कर रहे हैं। खेल के जो नुक्कड़ आप लोग करते हैं उसके संदर्भ में अगर आप कोई आपके पास कोई डायलॉग या कुछ हो, अगर यहाँ पर शेयर करना चाहें तो करेंगे। लेकिन एक और संदर्भ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, उसका सीधा सीधा जो है संबंध हमारे जीवन से है। कोविड-19 आया, पूरे विश्व को उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया, बहुत हज़ारों लोगों की जान चली गई, लेकिन उस समय में भी भारत ने राह दिखाई, अपनी स्वदेशी वैक्सीन तैयार की। न केवल तैयार की बल्कि बहुत सारे देशों को, गरीब देशों को वो वैक्सीन मुफ्त में भी भेजी। तो क्या भारत जो फार्मा के क्षेत्र में भारत ने तरक्की की है या प्रतिमान स्थापित की हैं, कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसका भी जिक्र होता है? मुझे लगता है कि इसका कारण है कि छोटे से ही हमारे परिवार हमें दिखाता है कि बहुत हार्ड वर्क और दूसरों की मदद करना। तो भारत में सिखाया है कि अगर टाइम ऑफ क्राइसिस में भी दूसरों की मदद करना है, इसलिए हमने वैक्सीन को बहुत जल्दी से बनाया और फिर दूसरों को भी दिया। इसलिए दूसरों भी बचे, हम बस नहीं बचे पर दूसरों भी बचे। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा उत्तर है। ये मानवीय संवेदना है जो भारतीयों को सिखाई नहीं जाती, मूल रूप से हमारे में है वो संवेदना, और वही संवेदना हमारे प्रधानमंत्री में है, इसलिए उन्होंने कुछ बोलना चाहिए। हमारे शहर में नॉर्थ पेंसिक न्यू जर्सी में हर साल इंडिया की इंडिपेंडेंस डे की इवेंट होती है, और उसमें आयुर्वेद, स्पेस, जो भी पॉलिटिक्स और जो भी इतिहास हम सिखाते हैं। तो इसलिए जब आयुर्वेद हम भी सिखाते हैं, तो इसलिए हमारी मेडिसिन और जो भी है वो इतना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वेस्टर्न मेडिसिन अच्छी है, पर यदि हम आयुर्वेद का भी यूज़ करते हैं तो और भी अच्छा बनेगा। और इसलिए यानी आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है। अगर आपने आयुर्वेद का जिक्र किया है तो कोई ऐसा है जो योग के संदर्भ में भी बात कर ले? विश्व योग दिवस मनाना हम लोगों ने शुरू किया, तो क्या आप लोग भी योग करते हैं? और आपके जो साथी हैं अमेरिकी लोग जो हैं, उनका योग के संदर्भ में क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मेरे बहुत दोस्त हैं जो अमेरिकन हैं और योग करते हैं। हमारे स्कूल में भी योग का क्लब बन गया है, क्योंकि इतना पॉपुलर हो गया है योग करना। मुझे लगता है कि योग बॉडी के लिए भी नहीं, माइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ये भारत में हम बहुत सीखते हैं और हमारे कल्चर में बहुत बसा हुआ है कि लाइक योग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अमेरिका में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी योग का प्रयास होता है। क्या बात है। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो जब माइक आपके पास आया तो आपने इनकार कर दिया, और आपने अब जो है इस माइक को ले लिया। इसका मतलब ये है कि सब बच्चों का अलग अलग विषय है जिसके संदर्भ में उनके पास जानकारी है, और उसी जानकारी पर बात करते हैं, ये एक अच्छी बात है। योग का जिक्र चल रहा है तो गजेंद्र जी यहाँ पर बैठे हैं, माइक एक बार गजेंद्र जी तक पहुँचा दीजिएगा। गजेंद्र जी, आप लगातार प्रवास पर रहते हैं, उसमें ज़्यादातर तो केंद्र में कविता ही रहती हैं, कविता पाठ रहता है, तो योग के संदर्भ में भी कभी जाना हुआ? अगर जाना हुआ तो वहाँ पर कैसा वातावरण है? दरअसल क्या है पृथ्वीम जी, योगः कर्मसु कौशलम कहा जाता है, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ये जो शरीर है पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ, तो चेतना के अलग अलग स्तर हैं। तो योग एक ऐसा महाविज्ञान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग कहा जाता है। हालांकि योग के अलग अलग अंग हैं, सांख्य योग है और बाकी अलग राज योग वगैरह अलग अलग विषय हैं। तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान में पिछले कुछ समय में हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे तपस्वियों ने वैश्विक स्तर पर योग को स्थापित करने का प्रयास निरंतर होता रहा। स्वामी राम हो या महेश योगी जी हों या और बहुत सारे स्वामी रामदेव जी ने बहुत विस्तार दिया, लेकिन
यूएनओ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया, वो अपने आप में एक इतिहास बन चुका है। और 21 जून का दिन पूरे विश्व योग दिवस के रूप में हम पूरा देश और दुनिया मनाती है, ये अपने आप में बड़ा विषय है। तो योग केवल व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करके व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं करता है, बल्कि उस चेतना को विस्तार देता है और मानव को महामानव बनाने के का एक प्रयोग है। उसके साथ दूसरा क्या है कि वैश्विक स्तर पर जो हिंसा, आतंक और ये सारा कुछ चल रहा है, द्वेष, ईर्ष्या और जिस तरह का वातावरण है, बहुत हम कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको योग के माध्यम से अगर पूरा वैश्विक स्तर पर योग स्थापित और होगा, विस्तार होगा इसका, तो मनुष्य की आत्मिक चेतना जो है वो एक दूसरे के प्रति सौहार्द का वातावरण बनेगा, समरसता का वातावरण बनेगा, सद्भावना का वातावरण बनेगा। वो वातावरण जो है मानव संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभ्यता संस्कृति यहाँ तक पहुँची है, बहुत अलग अलग तरीके से हिंसा का पूरा इतिहास रहा है, लेकिन योग जो है उसने अहिंसा उसमें जोड़ने का प्रयास किया है, जोड़ने का प्रयास चाहे क्या, स्वास्थ्य के संदर्भ जोड़ता में ही है। योग का मतलब ही जोड़ना है। जी जी जी। तो युज धातु से बना है, जी। तो योग जो है इसलिए आवश्यक है। और इसमें 3 अंग जो है योग के जो हैं, बच्चे भी सीखें और जो हमारे दर्शक हैं, कि आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये क्रियात्मक योग है। जी। यम नियम में ये अलग अलग विषय होते हैं, लेकिन ये 3 अगर जो अंग योग के, अष्टांग योग के अगर इनका प्रयोग कर लिया जाए, इनको साधना इसकी कर ली जाए, तो फिर बाकी विषय अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। तो क्या आप योग के साथ कविता का योग कर सकते हैं इस संदर्भ में? मैंने कहा था, हे मानव हो जा अंतर्मुख है, यही योग का प्रथम पाठ। तो अंतर्मुखी होना सिखाते हैं, इंट्रोवर्ट होना सिखाता है योग। और अंतर की चेतना जब विस्तार लेती है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने अयम निजह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना दी, वो बिना योग के अभ्यास के हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वही विस्तार देता है। मानव पूरे विश्व को, मानव को, पूरी पृथ्वी को एक मानना, ये जो है ये योग के द्वारा ही संभव हुआ होगा। मैं बिल्कुल ऐसा मेरा विश्वास है। एक बात बताना चाहती हूँ, योग की बात हो रही है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अमेरिका में जितने भी जिम हैं, ज़्यादातर बड़े जिम्नेजियम, वहाँ पे योग का एक टीचर ज़रूर होता है और वहाँ पे योग की क्लासेस होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर भारतीय टीचर होते हैं हमारे। इसके अलावा वहाँ जो हम लोग का योग दिवस आता है, तो जितने भी बड़े शहर हैं उसमें कोई ना कोई भारत से किसी विशेष अतिथि को बुलाकर बहुत बड़े स्केल में योग दिवस मनाया जाता है। तो वो आप हम लोगों लोग का भी कुछ कंट्रीब्यूशन बिल्कुल रहता हम है? लोगों का रहता है। हम लोग जो भी संस्थाएं ऑर्गेनाइज करती हैं उसमें हम सहयोग देते हैं। हम हिंदी यूएसए की तरफ से ऑर्गेनाइज नहीं करते, लेकिन हिंदी यूएसए की तरफ से उसमें भाग लेते हैं। जो भी जिस शहर में रहता है वो, जैसे हमारे ये सब बच्चे आए हैं, ये सब अलग अलग शहरों से आए हैं, एक शहर के से नहीं आए हैं। ये सब हमारे जो 20 स्कूल 27 स्कूल चलते हैं उनमें से बच्चों का चुनाव हुआ है, उसमें से आए हैं। तो इनके घर के पास जो भी योगा वहाँ पे होता है, जहाँ भी मनाया जाता है दिवस, ये वहाँ जाते हैं, इनके स्कूल के बाकी लोग जाते हैं और हम लोग भी सब वॉलेंटियर्स जाते हैं। एक बात अभी वो मैंने संदर्भ छेड़ा भी था कि वहाँ पर हिंदी सिखा रहे हैं इन बच्चों को देवेंद्र जी, लेकिन यहाँ पर भारत में यात्रा पर लाना, उसके पीछे क्या उद्देश्य? भारत में यहाँ पे लाना बच्चों हाँ। देखिए, ये एक्सचेंज जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ईस्ट और वेस्ट का जब मिलन होता है तो ईस्ट वाला, जैसे कल भी मैंने बोला था कि हम लोग जब यहाँ से लोगों को भेजते थे पूरे वर्ल्ड में सिखाने के लिए, और विदेशों से लोग आते थे यहाँ की संस्कृति सीखने के लिए, तो जब आपके पास शहद है तो लोग उसमें अट्रैक्ट होंगे। और हमारे पास वैसी चीज़ें थीं, चाइना से लोग सीखने आते थे, पूरे दूसरे अरब कंट्री से सीखने आते थे, और हम लोग भेजते थे। जो लोग नहीं आ सकते थे हमारे पास, उनको हम भेजते थे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ईस्ट और वेस्ट का मिलन नहीं है, ये ईस्ट और ईस्ट का ही मिलन है, क्योंकि हमने वहाँ भी ईस्ट बना के रखा है। और ईस्ट में जो, वहाँ के ईस्ट में जो त्रुटियाँ हो गई, जो कमियाँ आ गई हैं, वो ईस्ट हम यहाँ लाके उसको थोड़ा सा रिफ़ाइन कर रहे हैं, ताकि वो अमेरिका वाला ईस्ट जो है वहाँ जाके और अच्छी तरह से काम करे। और योग की बात जैसे बोली गजेंद्र जी ने भी, तो मुझे लगता है तभी आप योग सीख सकते हैं जब आप मटीरियलिस्टिक लाइफ से थोड़े से ऊबने लगें। आप अगर उसी में रमे हैं तो आप योग कभी नहीं सीख पाएंगे।
मैं सोचता हूँ यम और नियम से ही आगे हम लोग उठ जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग एडवांस चीज़ें तभी सीख पाएंगे जब यम ईयम, जब बेसिक हमारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से जन्म जन्मांतर तक की साधना की आवश्यकता है। लेकिन अमेरिका के संदर्भ में ये कहा जाता है कि हम लोग तो योग अभ्यास तक ही अभी तक अपने को योग के माध्यम से सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। योगाचार्यों की अगर बात कर दें तो वो अलग बात है, लेकिन अमेरिका में वहाँ पर उनकी सेना को शरीर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उस स्तर पर योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वो बहुत उच्च स्तर पर वो लोग पहुंच चुके हैं। हमें भी उसी संदर्भ में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। योग अभ्यास से ध्यान पर आना चाहिए और ध्यान से हमें समाधि तक जाना चाहिए, उसका भी प्रयास करना चाहिए। राजेश जी कुछ कह रहे थे उस संदर्भ में, क्योंकि प्रवास आपका भी रहता है विदेश में और प्रवासी भारतीयों से मिलना होता है, तो कविता के माध्यम से वहाँ जो देखा आपने। प्रतिबिंब जी, 2014 के बाद जो इंडियन डायस्पोरा है जी, वो बहुत मुखर हो रहा है दुनिया में। प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी खूबी मैंने देखी है, वो जिस भी देश में जाते हैं इंडियन डायस्पोरा पर जाके भारतीयों से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं। वो ये इससे पहले 2014 से पहले ऐसा कभी भारत में दिखाई नहीं पड़ रहा था। जी। दूसरी बात ये हुई, आज हम यूएस की बात कर रहे हैं। यूएस की वाइस प्रेसिडेंट एक भारतीय है, कमला हैरिस जी। और जब से यूके में ऋषि सुनक जी वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बनने के साथ उन्होंने जो सनातन को छोड़ा नहीं, वो कहा कि मैं सनातनी हूँ, मेरे घर में दिवाली भी उसी तरह से मनाई जाती है, हम बिल्कुल भारतीय हैं। तो पूरी दुनिया में एक संदेश गया है। और मैंने अपनी कविता में कहा प्रतिबिंब जी कि भारत केवल भारत में नहीं है, जहाँ जहाँ भारतीय है वहाँ भारत हो सकता है। भारत कोई देश नहीं है, भारत एक विचार है, भारत एक संस्कृति है, भारत एक दर्शन है। मैंने कभी लिखा था कि जहाँ कहीं भी जीवन की सच्चाई है, बच्चे सच्चाई की बात कर रहे थे, जहाँ कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहाँ कहीं भी नई रोशनी छाई है, दुनिया वाले चाहें उसको धर्म कहें, सच कहता हूँ भारत की परछाई है। तो ये दुनिया में भारत की परछाई दिख रही है सारी दुनिया को कि भारत आर्थिक रूप से सबल हो रहा है। स्पेस की बात कर रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं। और ये आज जो हिंदी यूएसए का जो भी काम हो रहा है, वो भी भारत की भाषा को, भारत की संस्कृति को सबल करने का एक बड़ा काम ये बच्चे कर रहे हैं। ये भारत के राजदूत हैं, ये सब बच्चे जो हैं, जो वहाँ पे भारत की संस्कृति को हम समझने में वहाँ के अमेरिकन्स की भी मदद करते हैं, भारत को समझाने में। क्या बात है। भारत की एक परछाई यहाँ बैठी है प्रतिबिंब के रूप में, और भारत की बहुत सारी परछाइयाँ वहाँ पर है। तो क्या कविता गीत के माध्यम से भी क्या भारत को आप व्यक्त करना चाहते हैं? वहाँ पर एक बच्ची है। आज मैं आपके सामने प्रवीण कुमार जी द्वारा लिखित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक भारत सोने की चिड़िया है। क्या बात, वाह। जब गली गली और गांव गांव ज्ञान दीप जल जाएगा, जब गली गली और गांव गांव ज्ञान दीप जल जाएगा, लड़का लड़की और दहेज का हर बंधन कट जाएगा, राष्ट्रहित के पुलकित स्वर में जब शंखनाद हो जाएगा, सच कहता हूँ भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। सच कहता हूँ भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। इस देश में अब भी कई नारी कमजोर बनकर जीती हैं। इस देश में अब भी कई नारी कमजोर बनकर जीती हैं। अनहोनी का डर रहता है, घर से नहीं निकलती हैं। इस समाज के हर बंधन को वह अपना कर्तव्य समझती हैं। दहेज प्रथा के चक्रव्यूह में तिल तिल करके मरती हैं। क्यों बाप भी बेटी को अपना बोझ समझता है? क्यों हर हत्यारा औरत का अपने को मर्द समझता है? जिस दिन इस रीति का युद्ध से शंखनाद हो जाएगा, सच कहता हूँ भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। सच कहता हूँ भारत सोने कोई और की बच्चा? चिड़िया कहलाएगा। हाँ, माइक है। नमस्ते, मेरा नाम आर्यही शर्मा है और मेरी कविता का नाम है क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा। इसकी कवित्री कविता तिवारी जी है। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं तिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। पृथक हर धर्म होता है,
पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हैं हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। कोई और बच्चा? हाँ। नमस्ते, मेरा नाम रिद्धि राजपाल है और आज मैं कविता सुनाऊंगी जिसकी कवि है श्री मनोज मंताशर जी, और इस कविता के नाम है मैं उस भारत से आती हूँ। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम, शिवम, सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बुलाता है। वाह। नहीं कर लो बेटा, बोलो बोलो। हाँ। वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मैं गौतम के भारत से आती हूँ। मैं गौतम की भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम की भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है। एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश से बलवान है, फिर भी धरती से धैर्यवान। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी की आंचल खींच ली, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। केवल बच्चों को हिंदी भाषा का ज्ञान ही नहीं कराया जा रहा बल्कि संस्कार भी मिल रहे हैं, इसके लिए ताली होनी चाहिए। और कोई? नमस्ते, मेरा नाम अस्मी जैन है और मैं आंचल वर्मा जी की मैं इस देश की वासी कविता बोलने वाली हूँ उन सैनिकों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना बलिदान दिया है। मैं इस देश की वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगी, जीने का दम रखती हूँ पर मरकर भी दिखलाऊंगी। नज़र उठाकर ना देखना ए दुश्मन मेरे देश को, मरूंगी मैं ज़रूर पर तुझे मार कर ही जाऊंगी। कसम मुझे इस माटी की, कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगी। हाँ, इस देश की वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगी। आशिक तुझे मिले होंगे बहुत पर मैं ऐसी कहलाऊंगी, सनम होगा मेरा वतन और मैं दीवानी कहलाऊंगी। माया में फंसकर तो मरता ही है हर कोई, पर तिरंगे को कफन बनाकर मैं शहीद कहलाऊंगी। मैं इस देश की वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगी। धन्यवाद। क्या बात है, वाह। हम लोगों ने भारत की जितने भी जो विशेषताएं हैं या जिन वजहों से भारत की चर्चा विश्व भर में हो रही है उसकी बात कर ली है। एक और है भारतीय सिनेमा। भारतीय सिनेमा की एक अलग पहचान है विश्व भर में। तो भारतीय सिनेमा से भी कितने लोग फैसिनेट हैं, कितने लोग आकर्षित हैं या प्रभावित होते हैं। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने इतनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, जिंदगी दे सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। समय जो है अब जो है समापन का आ गया है इस कार्यक्रम का, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि बातचीत चलती रहे। अभी जिस संदर्भ में हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी वो यही है कि भारत की साख लगातार विश्व में बढ़ती जा रही है। क्या आने वाले समय में, एक समय कहा जाता था कि भारत विश्व गुरु है, तो क्या हम लोग विश्व गुरु फिर से बनने की राह पर हैं, उसी मार्ग पर हैं?
बिल्कुल, मुझे लगता है कि विश्व गुरु हम लोग ऑलरेडी हैं, इसको पहचानने की आवश्यकता है। और जब हम अपने को पहचान लेंगे, जैसे हनुमान जी को बोला गया था आप में शक्ति है, जब वो पहचान जाएंगे तो विश्व गुरु को बनाने की आवश्यकता नहीं। हम लोग विश्व गुरु थे ही और अभी भी हैं, लेकिन हम लोगों को वो एहसास नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि भी भारत की सुगंध कैसे फैल रही है, मैं यही कहूँगा कि पहले कमल मुरझाया हुआ था, उसकी खुशबू नहीं जा रही थी, अब कमल खिल चुका है अच्छी तरह से, उसका अर्थ दूसरी तरह भी लगा सकते हैं आप, और उसकी खुशबू जो है पूरे विश्व में फैल रही है। तो वही बात है आपने कि खुशबू की बात की है, तो एक कह सकते हैं कि अब एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ भारत में G20 का। G20 का आयोजन, G20 देश में हर बरस हुआ करता है, लेकिन जो आयोजन भारत ने किया उसने अपने आप में एक जो है कीर्तिमान स्थापित किया। जो और सदस्य देश हैं वो भी हतप्रभ रह गए कि इतना विशाल और इतना बड़ा कैनवस पर जो है G20 आयोजित किया गया। तो क्या G20 की गूंज USA तक भी पहुंची? बिल्कुल पहुंचेगी, और हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे तो बिल्कुल पहुंचेगी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम ये सोचना बंद कर दें कि विश्व हम लोग को कैसे देखता है। हम लोग अपने आप को सुदृढ़ करते रहें, और ये ना हम किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करें प्रतिबिंब जी कि वो हमको लोग कैसे देखेंगे। हम अपनी चीज़ जो है, हम लोग कहते हैं कि भाई आप हिंदी क्यों सीख रहे हो, मैं कहता हूँ हिंदी क्यों ना सीखें हम। अगर हमसे पूछे भी आप ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, या आप भारतीय भोजन क्यों करते हो, क्यों का क्या अर्थ है कि भाई हमारी चीज़ है इसलिए हम करते हैं। मेरी पत्नी है तो इसको मतलब पत्नी की तरह ट्रीट करें, कैसे क्यों करते हो, तो हमारी चीज़ है उसको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, तभी दूसरा व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट करेगा। तो यही मेरा सोचना है कि हम लोग ये सोचना बंद कर दें कि अमेरिका हम लोग को कैसे देखता है। हम अपने आप को प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि आप कुछ बनने के लिए कुछ मत करें, आप करेंगे तो कुछ बन जाएंगे। तो इसी संदर्भ में हमें चलना चाहिए। गजेंद्र जी, G20 का जिक्र मैंने इसलिए किया कि G20 की अध्यक्षता में जो हम लोगों ने आयोजन किया उससे जो है पूरा विश्व जो है चमत्कृत है। तो आपने भी इस संदर्भ में कुछ विचार करके कोई 2 पंक्तियां लिखी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? या भारत सबसे की बड़ी बढ़ती बात तो साख ये के है बारे में? कि इसके लिए भारत सरकार और विशेषकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं ही, कहने का आवश्यक नहीं। एक तो अमृत महोत्सव मनाया गया, 75 वर्ष पूरे हुए। जी। इस अवसर के साथ जो है G20 का जो ऐतिहासिक यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, और पूरे विश्व में भारत की गूंज, क्योंकि दुनिया में केवल शक्ति का सिद्धांत काम करता है। जी जी जी। जो भी शक्तिशाली है, किसी भी प्रकार की शक्ति हो, तो भारत जितना शक्तिशाली होता चला जाएगा उतना ही पूरी दुनिया जो है उसके साथ में हर प्रकार से साथ आएगी। तो हालांकि पंक्ति तो सामान्य रूप से कवि सम्मेलनों की है, लेकिन पढ़ देता हूं क्योंकि विश्व गुरु की बात चल रही है। एक कवि की भावना है कि युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे, युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे, और रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हों होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। और अंत में मैं अपनी बात का समापन इस तरीके से करना चाहता हूँ। मैंने प्रवासियों के लिए बहुत सारे गीत लिखे, एक अंतरा एक गीत का मैं सुना देना चाहता हूँ जिसमें सब मेरे साथ गाएंगे। क्या बात है। मैंने परिंदे कहा है भारतीयों को, जहां भी रहते हैं ये सब परिंदे हैं। तो परिंदे तो हम भी परिंदे हैं, लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से गीत में कहा कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। भारत की खातिर जीने का, इस वतन की खातिर जीने का अरमान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में भारत की माटी की खुशबू जिनके मन को महकाती है, जिनके दिल की धड़कन धड़कन भारत के नगमे गाती है। तन भले प्रवासी हो जाए,
तन भले प्रवासी हो जाए, मन तो भारत की थाती है। दामन में हो लाखों खुशियाँ, अपनों की याद सताती है। बचपन की मधुरिम यादों का, बचपन की मीठी यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में, रहे कहीं भी दिल में, हिंदुस्तान तो जिंदा है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बोलो भारत माता की। एक बात बोलना चाहती थी कि अभी ये बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं राम मंदिर के लिए, तो अभी ये लोग अयोध्या जाने वाले हैं, तो मैं चाहूंगी एक राम की कविता हो जाए, वाह, बहुत वाह, ही वाह, जोरदार। तो नमस्ते, मेरा नाम ओजस श्रीवास्तव है। इस कविता के शीर्षक है उसका साथ देंगे सब लोग ना। इस हाँ। मेरी कविता का शीर्षक है राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। इस कविता के कवि है श्री कमलेश शर्मा जी। तो जो लोग भगवान राम को झूठा मानते हैं, इस कविता के माध्यम से मैं राम के प्रमाणों को गाकर सुनाने जा रहा हूँ। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे है रोम रोम में। चंद सिरफिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। सरयू की निर्मल जलधारा, कौशल का प्रदेश अति पारा। पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वक्षेवट। चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन। रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना। जहाँ शांत रतना कर रहता, सेतु बंद गाथा को कहता। नहीं सुनामी लहरे लाता, दिया राम को वचन निभाता। वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का। समय के थपेड़ों के मारे ये भौतिक प्रमाण है सारे। जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनुबाण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। राम लौकिक कितने और प्रमाण दे। राम लौकिक युग नायक थे, धनुष चलन हित धनुषायक थे। राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के। राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के। उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के। राम इष्ट है दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु है। वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है। लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है। उन्हें पराजित करने को, उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिरफिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। धन्यवाद। जी हाँ, बहुत आनंद आया आप लोगों से मिलकर। और भारत के संदर्भ में आपकी क्या सोच है, भारत की सोच को आप किस तरह से विदेश में, अमेरिका में विस्तार दे रहे हैं, उसके बारे में हमें करीब से जानने को मिला। और जैसा गजेंद्र जी ने कहा कि यहाँ रहे या कहीं भी रहे, दिल में हिंदुस्तान है। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।